अफगान आमतौर पर इस युद्ध को अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध या अफगान जिहाद कहते हैं। हालांकि इसे अक्सर सोवियत संघ के वियतनाम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें रूसी लोग इसे अफगान युद्ध या सिर्फ अफगान कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका वियतनाम युद्ध को सिर्फ वियतनाम या नाम कहता है। अफगानिस्तान में संघर्ष क्रिसमस के समय 1979 में शुरू हुआ और अगले 9 सालों तक चलता रहा, जिसमें 25,000 से अधिक सोवियत सैनिकों की मौत हो गई और अनगिनत लोग घायल हुए। यह हस्तक्षेप अफगान कम्युनिस्ट सरकार का समर्थन करने के लिए किया गया था, जो मुजाहिदीन के खिलाफ था। मुजाहिदीन खुद को भगवान की ओर से लड़ने वाला मानते थे। सोवियतों के लिए यह आक्रमण बड़े परिणामों वाला साबित हुआ, क्योंकि वे एक दृढ़ और लगातार लड़ने वाली गुरिल्ला सेना को हरा नहीं पाए। 1980 की शुरुआत में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने स्ट्रेटेजिक आर्म्स से इर्देशी नली स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स द्वितीय संधि से अलग होकर दोनों शीत युद्ध महाशक्तियों के बीच चल रही हथियार नियंत्रण वार्ताएं और समझौते तोड़ दिए। फिर उसी साल गर्मियों में अमेरिका और 65 अन्य देशों ने मॉस्को ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया। अफगानिस्तान के लिए, जिसकी लंबी इतिहास विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप की रही है, इस अभियान ने मौत और तबाही मचाई और वहां पहले से चल रहे गृहयुद्ध को और भी बढ़ा दिया। आखिरकार निरुत्साहित रूसी सेनाओं की वापसी ने सोवियत संघ के और भी पतन में मदद की। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप की शुरुआत को समझने के लिए हमें 1730 के साम्राज्यवाद तक पीछे जाना होगा। उसी समय मध्य एशिया ने पहली बार ज़ाराशाही रूस का ध्यान आकर्षित किया और एक विस्तार योजना के तहत इस क्षेत्र पर धीरे धीरे विजय प्राप्त की गई। इसमें रूस ने दक्षिण में काकेशस और क्रीमिया, पश्चिम में यूराल पर्वतों से पूर्व में प्रशांत महासागर तक और सर्बिया में भी आगे बढ़ना शुरू किया। 1830 के दशक के अंत तक रूस ने अपनी रुचि अफगानिस्तान की ओर मोड़ ली थी। रूसो फारसी युद्ध 1826 से 1828 के बाद रूस ने तेहरान में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। 1837 में जब फारसी सेनाओं ने हेरात पर कब्जा करने की कोशिश की, तो रूसी सलाहकार और भाड़े के सैनिक उनके साथ गए। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता और ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय में अफगानिस्तान की स्वतंत्रता के लिए रूस के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता थी। उन्होंने हस्तक्षेप की धमकी देकर फारसी सेना को पीछे हटा दिया, परंतु एंग्लो रूसी संबंधों को नुकसान पहुंच चुका था। यह रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच मध्य एशिया, मुख्य रूप से अफगानिस्तान और ब्रिटिश शासित भारत के उत्तरी क्षेत्रों में प्रभाव के लिए महान खेल की शुरुआत का संकेत था, जिनकी सीमाएं अस्पष्ट थी। ब्रिटिश जानते थे कि यदि रूस अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लेता है तो भारत में उनकी स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। 1838 में ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने रूस से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरे को समाप्त करने के लिए अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। एंग्लो इंडियन सेना के सीमा पार करने से पूर्व अफगानों ने काबुल में रूसी दूत को स्वीकारने से मना कर दिया था। फिर भी 1856 में क्रीमियन युद्ध के अंत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी के हाथों-झार की अपमानजनक हार के बावजूद रूस को लेकर चिंताएं बनी रहीं। फिर भी 1869 तक रूसी सीमा अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा तक पहुंच गई थी। ब्रिटिश राज ने 1888 में अफगानिस्तान पर पुनः आक्रमण किया, परंतु 3 वर्ष पश्चात अफगान विदेश मामलों के नियंत्रण सहित विभिन्न रियायतें प्राप्त करके वापस लौट गए। यह 1907 तक नहीं था कि द ग्रेट गेम का अंत हुआ और अंततः एंग्लो रूसी संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ब्रिटेन ने मध्य एशिया और उत्तरी इराक को रूसी साम्राज्य के प्रभाव में स्वीकार किया, जबकि रूस ने अफगानिस्तान और दक्षिणी इराक को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन माना। दोनों साम्राज्य एक साथ आए क्योंकि दोनों का ध्यान जर्मन साम्राज्य का विरोध करने पर था। 1919 में यह संधि टूट गई जब अफगान सैनिकों ने ब्रिटिश भारत की सीमा पार कर विद्रोह भड़काया और ब्रिटेन ने
पुनः तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में आक्रमण किया। इस राजनीतिक समझौते से अफगानिस्तान को ब्रिटिश नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। एक 1919 से 1978 तक अफगानिस्तान ने अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसी विदेशी शक्तियों और पड़ोसी देशों की मांगों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। 1933 में सिंहासन संभालने के बाद राजा मोहम्मद जाहिर शाह ने अफगानिस्तान पर शासन किया, जब तक 1973 में उनके पूर्व प्रधानमंत्री और चचेरे भाई मोहम्मद दाऊद खान ने तख्ता पलट नहीं कर दिया। सऊद इस्लामी कट्टरपंथ को समाप्त करने, सामाजिक आधुनिकीकरण और महिलाओं की मुक्ति के साथ सुधार लाने का प्रयास कर रहे थे। इस्लामवादी पाकिस्तान की सीमा पार चले गए, जहां पाकिस्तानी गुप्त सेवा ने उन्हें इन बदलावों के खिलाफ प्रशिक्षित किया। उनमें गुलबुद्दीन हिकमतयार और अहमद शाह मसूद भी शामिल थे, दो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बाद में अफगान गृह युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20 साल बाद दोनों ही मुजाहिदीन के सदस्य थे। अफगान कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे अफगानिस्तान की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी कहा जाता है, के साथ मतभेद के बाद दाऊद ने उनके नेता लियोनिद ब्रेजनेव द्वारा भेजे गए सोवियत सलाहकारों को बर्खास्त कर दिया। हालांकि वे सोवियत संघ से हथियारों की आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे। रूस को चिंता थी कि अफगानिस्तान जल्द ही पश्चिमी देशों से गठबंधन कर लेगा। अंतिम झटका अप्रैल 1977 में आया, जब दाऊद ने मास्को की राजकीय यात्रा की। ब्रेजनेव द्वारा अफगानिस्तान में नाटो और अमेरिका की शक्ति विस्तार के विरोध पर दाऊद नाराज हुए। उन्होंने कहा, हम आपको कभी यह अनुमति नहीं देंगे कि आप हमें बताएं कि हमें अपना देश कैसे चलाना है और अफगानिस्तान में किसे नियुक्त करना है। जरूरत पड़ी तो हम गरीब रहेंगे, लेकिन अपने कार्यों और फैसलों में आजाद रहेंगे। उद्धरण समाप्त। दाऊद को ब्रेजनेव से हाथ मिलाने के लिए याद दिलाना पड़ा जब वो जा रहे थे। उसकी यह विद्रोही हरकत एक ऐसा फैसला था जिसका उसे बाद में पछतावा हुआ। 1978 की वसंत आरथू में कम्युनिस्ट पार्टी के एक उच्च पदस्थ सदस्य की हत्या हो गई थी। पार्टी सदस्यों के बीच भावनाएं उग्र होने पर दाऊद ने खतरा भांपते हुए सख्ती बरतने का प्रयास किया। हालांकि पीडीपीए ने सावर क्रांति को सफलतापूर्वक पूरा किया। दाऊद और उनके परिवार को राष्ट्रपति भवन में गोली मारी गई। सोवियत संघ ने तख्तापलट में भाग नहीं लिया, लेकिन ब्रेजनेव ने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया। दाऊद की मौत को छिपाया गया क्योंकि सोवियत समर्थक नूर मोहम्मद तराकी नए राष्ट्रपति बने और घोषणा की गई कि दाऊद ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। देश का नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान रखा गया और इसे सोवियत संघ जैसा एक लाल झंडा दिया गया। 30 साल बाद दाऊद का शव मिला और 2008 में उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। तराकी के पीडीपीए का नेतृत्व संभालते ही मार्क्सवादी सुधार प्राथमिकता बन गया था। शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और महिलाओं को सशक्त किया गया। जबरन शादियों पर प्रतिबंध लगाया गया एवं घूंघट पहनने को हतोत्साहित किया गया। सरकार ने कभी खुद को कम्युनिस्ट नहीं कहा। पीडीपीए के भीतर दो गुट थे, कल्किस, जिनका नेतृत्व तराकी कर रहे थे, और पचामिस, जो एक अधिक उदार समूह था जिसका नेतृत्व बाबरक करमल कर रहे थे। इस प्रकार प्रशासन गुटबाजी के कारण विभाजित हो गया। बबरक करमल और अन्य परचम नेताओं का सामना तराकी और कल्क पार्टी के प्रधानमंत्री हाफिजुल्लाह अमीन से हो रहा था। हालांकि नई सरकार ने जल्दी ही सोवियत संघ का साथ दिया, परंतु कई सोवियत राजनयिक मानते थे कि कल्कियों की अफगानिस्तान को बदलने की महत्वाकांक्षाएं शीघ्र ही देश की रूढ़िवादी जनता को विद्रोह के लिए उकसा देंगी। शुरुआत से ही कल्कियों ने पश्चिमियों का व्यवस्थित रूप से उत्पीड़न शुरू कर दिया, खासकर क्योंकि सोवियत संघ को पश्चिमी गुट पसंद था, जिनका बदलाव के प्रति कम कट्टर और धीमा दृष्टिकोण था। रूढ़िवादी अफगानों के लिए ये परिवर्तन अत्यधिक और अति द्रुत थे।
भूमि सुधारों ने स्थानीय जरूरतों की अनदेखी की। स्वतंत्र महिलाओं का विचार इस्लामी अफगानों के लिए अपमानजनक था, जो मानते थे कि महिलाओं की जगह घर में है। पीडीपीए के आंतरिक संघर्षों के चलते परचम सदस्यों को निर्वासित, शुद्ध और फांसी दी गई। सोवियत हस्तक्षेप से पहले खल्क सरकार ने 10,000 से 27,000 लोगों को फांसी दी थी, मुख्य रूप से पुले चरखी जेल में। राजनीतिक वैज्ञानिक ओलिवियर रॉय ने गणना की कि तराकी अमीन काल के दौरान 50,000 से 1,00,000 लोगों का कोई अता पता नहीं चला। अफगानिस्तान में आधुनिकता लाने वाले सुधारों को इस्लाम की शिक्षाओं के सीधे विरोध में माना गया। 1979 की शुरुआत में आयतुल्ला खोमैनी ईरान के शासक बने। सोवियत संघ ने पहले माना था कि खोमैनी की अमेरिका विरोधी सरकार उनकी मित्र होगी, लेकिन ईरान की इस्लामी क्रांति और अपने सिद्धांतों को क्षेत्र के ऐसे देशों में फैलाने की नीति के साथ जिनकी कट्टर सोच मिलती जुलती थी, खोमैनी ने अफगान मुजाहिदीनों को हथियार देना शुरू कर दिया। ये मुजाहिदीन यानी खुदा के मुस्लिम सिपाही पीडीपीए और उसके सोवियत समर्थकों से नफरत करते थे। तराकी ने अपने विरोधियों पर सख्त कदम उठाने के आदेश दिए और अफगान हित संरक्षण सेवा नामक एक गुप्त पुलिस बल गठित की। हजारों अफगानों को कैद कर फांसी दी गई। मार्च 1969 में लोगों ने अनिवार्य रूप से विद्रोह किया और हेरात शहर में एक बगावत शुरू हुई। मुजाहिदीन की तरफ से अल्लाहु अकबर के नारे सुनाई दिए जब सैकड़ों अफगानों और सोवियत सलाहकारों की खाल जिंदा उतारी गई और तराकी के दाहिने हाथ हाफिजुल्लाह अमीन के आदेश पर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को यातना दी गई और मार डाला गया। तराकी ने अमीन द्वारा तबाही मचाए जाने के दौरान सोवियत संघ से पुरुषों और हथियारों के साथ व्यावहारिक और तकनीकी सहायता मांगी, लेकिन यह अनुरोध अनसुना कर दिया गया क्योंकि वे अपनी मुस्लिम आबादी की प्रतिक्रिया से डरते थे और उस चीज में घसीटे जाने से इनकार कर दिया जिसे वे सोवियत वियतनाम मानते थे। सोवियत प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन ने कहा, हम मानते हैं कि जमीनी सैनिक भेजना एक घातक भूल होगी। अगर हमारे सैनिक गए तो आपके देश की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। इसके विपरीत यह और भी खराब हो जाएगी। ब्रेजनेव ने सुझाव दिया कि सुधारों को धीमा किया जाए और अमीन को पद से हटाया जाए क्योंकि पूर्ण सोवियत हस्तक्षेप पीछे सिर्फ हमारे और आपके दुश्मनों को फायदा पहुंचाएगा। 1979 में क्यूबा के एक सम्मेलन से लौटते समय तराकी ने मास्को में ब्रेजनेव से मिलकर कुछ सोवियत सहायता पाई। अफगानिस्तान में हेरात विद्रोह सरकार और विरोधी शासन प्रतिरोध के बीच एक खुले विद्रोह में बदल गया था। अब पूरा देश युद्ध में था। अपनी जान के खतरे के बावजूद अमीन तराकी द्वारा की गई हत्या की कोशिश से बच निकला। सेना के कुछ अधिकारियों के समर्थन से उसने तराकी को गिरफ्तार करवा दिया। अक्टूबर 1979 में तराकी को उसकी कोठरी में गला घोंटकर मार दिया गया था। हालांकि अफगान मीडिया ने इस हत्या का कोई उल्लेख नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने बताया कि उसकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। अमीन सत्ता में था, परंतु शासन भंग हो रहा था। मॉस्को में सोवियत सैनिकों को भेजने पर चर्चा हो रही थी। अमीन को कट्टर और अयोग्य नेता माना जाता था, लेकिन माना गया कि अमेरिका और चीन पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में मुजाहिदीन का समर्थन कर रहे हैं। उम्मीद यह थी कि सोवियत लोग कट्टर खल्की कम्युनिस्ट अमीन को हटाकर अधिक उदार पश्चिमी कम्युनिस्ट बबरक कमाल को ला सकते हैं। सोवियत सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख मार्शल निकोलाई ओगारकोव ने एक लंबे गुरिल्ला युद्ध की संभावना को लेकर चिंता जताई, लेकिन उनकी आशंकाओं को नजरअंदाज कर दिया गया, यह कहते हुए कि अफगानिस्तान पर कब्जा करना सीधा और छोटा होगा। अफगान जनता का अमीन की क्रांतिकारी सरकार पर विश्वास खो चुका था। उनकी अलोकप्रियता का कारण उनकी अवांछित सुधार नीतियां
अव्यवस्थित प्रशासन, विफल होती अर्थव्यवस्था, पुलिस की बर्बरता और लोगों द्वारा देखी गई इस्लाम विरोधी नीतियां थीं। कल्कि के 20 महीने के शासनकाल में अफगानिस्तान के दैनिक जीवन के सभी पहलू प्रभावित हुए थे। अब सोवियत संघ को विश्वास था कि अगर हस्तक्षेप नहीं किया गया तो अमीन की सरकार को मुजाहिदीन उखाड़ फेंकेंगे और देश सोवियत विरोधी प्रशासन के हाथों चला जाएगा। हटाना जरूरी था। कब्जे की तैयारियां जल्द शुरू हुई, जिनका आधार यह था कि शहरों, एयरबेस, आपूर्ति केंद्रों और महत्वपूर्ण मार्गों पर नियंत्रण हासिल कर देश को स्थिर करना है। 2. अफगान बलों को उनके गैरिसन कर्तव्यों से मुक्त करना ताकि वे सीधे ग्रामीण इलाकों में विद्रोहियों से लड़ सकें। 3. अफगान सेना को खुफिया जानकारी, तोपखाना, हवाई और लॉजिस्टिक सहयोग देना। 4. स्थानीय आबादी के साथ न्यूनतम संपर्क रखना। 5. सोवियत हताहतों की एक छोटी संख्या को स्वीकार करना। और 6. अफगान बलों को मजबूत करना ताकि विपक्ष के हारने पर सोवियत सेना की वापसी संभव हो सके। दिसंबर की शुरुआत में 1500 सैनिकों को काबुल के उत्तर में बगराम एयरफोर्स बेस भेजा गया, जहां 400 सैनिक पहले से ही गर्मियों से तैनात थे। अमीन शायद इस इंतजाम से खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग उनके शासन की रक्षा के लिए है। अतिरिक्त हवाई समर्थन ने दिसंबर के मध्य में अभियान की तैयारियां शुरू कर दी थी और मोटर चालित राइफल डिवीजनों को इकट्ठा करके सोवियत संघ और अफगानिस्तान की सीमा पर तैनाती बिंदुओं तक पहुंचाया गया। जमीनी और हवाई सेना को सुदृढ़ किया गया। सोवियत लोग अंदर घुसने के लिए तैयार थे। उन्नीस के क्रिसमस पर सोवियतों ने अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सहायता देने के बहाने सैनिकों और उपकरणों की विशाल एयरलिफ्ट शुरू की। सोवियत रक्षा मंत्री दिमित्री उस्तिनोव द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश था, उद्धरण, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की राज्य सीमा को जमीन और हवा दोनों से 40वीं सेना और वायु सेना की टुकड़ियों द्वारा 1500 घंटे पर पार किया जाए। तुर्किस्तान और यूएसएसआर के पश्चिम व दक्षिण में मौजूद एयरबोर्न यूनिट्स ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कम से कम 2 रेजिमेंटों के लगभग 4000 सैनिक बख्तरबंद वाहनों में काबुल पहुंचे, जबकि छोटे छोटे दल शिंदंद और कंधार की ओर बढ़े। निंजा अमीन को सभी सैन्य गतिविधियों की जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने एक हफ्ते पहले सोवियत संघ से मदद मांगी थी। 23 दिसंबर को रूसी अखबार प्रावदा, जो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति का आधिकारिक समाचार पत्र था, ने अफगानिस्तान में लड़ाकू सैनिकों की मौजूदगी से इनकार किया। हालांकि जब हजारों सोवियत हवाई सैनिक आखिरकार पहुंचे तो अमीन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पहले ही सूचित किया गया था कि मास्को ने उनकी सैनिकों की मांग मान ली है। अमीन ने रूसियों को धन्यवाद दिया और डीआरए सेना के जनरल स्टाफ को तैनात सैनिकों का समर्थन करने के निर्देश दिए। वह सोवियतों की असली मंशा से अनजान थे और उन्हें ताजबेक पैलेस में स्थानांतरित होने के लिए मनाया गया ताकि उनकी सुरक्षा आसान हो। स्पेत्सनाज विशेष बलों ने 27 दिसंबर 1979 को भारी किलेबंदी वाले महल पर धावा बोला और अमीन, उनके परिवार और सलाहकारों को मार दिया गया। अफगानिस्तान की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खल्क गुट के नेता हाफिजुल्लाह अमीन अब मृत हो चुके थे। 48 घंटों के भीतर ब्रभाग कमाल, पीडीपीए के परचम गुट के नेता, को पूर्वी यूरोप से निर्वासन से वापस लाया गया और वे नए राष्ट्रपति बने। अब अफगानिस्तान पर सोवियत कब्जा शुरू हो गया था। दुनिया भर में सोवियत संघ की निंदा तुरंत हुई। इसे एक असहाय देश पर आक्रमण के रूप में देखा गया। जिमी कार्टर ने अपने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के अंतिम दिनों में इस आक्रमण को उद्धरण, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विश्व शांति के लिए सबसे गंभीर खतरा कहा। उद्धरण समाप्त और 2 जनवरी 1980 को स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स द्वितीय संधि से हट गए। एक सप्ताह बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोवियत संघ की कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करते हुए आपातकालीन बैठक बुलाई।
महीने के अंत तक 34 मुस्लिम बहुल देशों ने सोवियत हस्तक्षेप की निंदा की और सोवियत सैनिकों की तात्कालिक और बिना शर्त वापसी की मांग की। अफगानिस्तान के चिंतित पड़ोसी पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया। विशेष रूप से अमेरिका में यह मानना था कि निष्क्रियता सोवियत संघ को पड़ोसी देशों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने को प्रोत्साहित करेगी। कार्टर ने व्यापार प्रतिबंध लागू किए, 66 देशों ने मॉस्को ओलंपिक का बहिष्कार किया और कई देशों के माध्यम से विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराए गए। सोवियत आक्रमण से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया और कुवैत सभी ने विद्रोहियों को न्यूनतम समर्थन दिया था, लेकिन अब सहायता में काफी वृद्धि हो गई। सोवियत सेनाओं ने जमीन और हवा के रास्ते अफगानिस्तान में प्रवेश करने के बाद जल्द ही देश के प्रमुख शहरों, सैन्य ठिकानों और रणनीतिक सुविधाओं पर कब्जा कर लिया। सोवियतों को आशा थी कि वे अमीन के अत्याचारी शासन से देश को मुक्त करने वाले उद्धारक के रूप में देखे जाएंगे और मुजाहिदीन तुरंत हथियार डाल देंगे। सोवियत सैनिकों की मौजूदगी ने उल्टा असर दिया और राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक भड़का दिया, जिससे विद्रोह और तेज हो गया। रेड आर्मी ने अफगानों को लड़ाई में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन खुद को अक्सर शहरी अशांति, लश्कर जनजातीय ताकतों और विद्रोही अफगान सेना इकाइयों से घिरा पाते थे। कब्जे के पहले दिनों में काबुल की सड़कों पर सोवियत सैनिकों पर हमले आम थे और उन्हें अक्सर आम नागरिकों द्वारा दिन दहाड़े मार दिया जाता था। आपूर्ति ट्रक और बख्तरबंद वाहन लगातार देश में आते रहे। कुछ ही हफ्तों में 50,000 से 60,000 रेड आर्मी सैनिक विभिन्न स्थानों पर पहुंच गए थे। बब्रक कमाल की नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने और चलाने के लिए 4,000 से ज्यादा नागरिक सलाहकार और तकनीशियन लाए गए। कंधार और हेरात जैसे शहरों में नागरिक अशांति के छिटपुट विस्फोट हुए। तख्तापलट के बाद अफगानिस्तान के उत्तर और पूर्व में गुरिल्ला लड़ाकों ने हमले तेज किए और वफादार अफगान सेना से भिड़ गए। कारमिल ने अपनी सरकार को गौरवशाली अप्रैल क्रांति का एक नया विकासात्मक चरण बताया। उनका अस्थायी संविधान यातना, उत्पीड़न और मानव गरिमा के खिलाफ सजा पर प्रतिबंध लगाता था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देने के बावजूद वे पीडीपीए को एकजुट नहीं कर पाए। कई अफगानों की दृष्टि में उन्हें अभी भी सोवियत संघ की कठपुतली माना जाता था। बसंत तक अफगानिस्तान में 81,000 रेड आर्मी के सैनिक थे। सोवियत हस्तक्षेप के 2 महीने बाद फरवरी 1980 में काबुल में करमल सरकार के खिलाफ 3 हुत विद्रोह नाम से एक बड़ा विद्रोह हुआ। हजारों इस्लामवादी और वामपंथी इसमें शामिल हुए। इस अफरा तफरी में व्यापक गिरफ्तारियां हुईं और सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए। अफगानिस्तान के पूर्व में सोवियत सेना के धावे के दौरान सोवियत बटालियन को नुकसान पहुंचा। अप्रैल और मई में सोवियत सैनिकों और पीडीपीए ने दर्जनों विरोधी छात्रों का नरसंहार किया, क्योंकि दूसरे शहर में विद्रोह ने एक और खतरनाक रूप ले लिया था। युद्ध ने अब एक नया स्वरूप धारण कर लिया था। अफगान मुजाहिदीन, जिन्हें सोवियत सेना के सैनिक दुश्मन या दुश्मन कहते थे, छोटे छोटे दलों में बंट गए और पहाड़ों में छापामार युद्ध लड़ने लगे, जबकि सोवियत लोग शहरों और मुख्य संचार मार्गों पर नियंत्रण बनाए हुए थे। अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट शासन के गिरने को रोकने के लिए कुछ ही महीनों में 105वीं एयरबोर्न और 7 मोटराइज्ड राइफल डिवीजन के बराबर कुल मिलाकर लगभग 85,000 सैनिक भेजे गए थे। सोवियतों ने शहरों और मुख्य संचार मार्गों पर तेजी से कब्जा कर लिया था, लेकिन उनके पास दुश्मन से भरे ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने वाले मुजाहिदीन को हराने के साधन और जानकारी नहीं थी। अपने दुश्मन को बाहर निकालने में असफल रहने के बाद सोवियतों ने अपने स्कॉर्च्ड अर्थ कार्यक्रम के तहत जमीन, फसलें, खेत, सिंचाई प्रणाली और मवेशियों को तबाह कर दिया, क्योंकि वे अपने विरोधी से सीधा मुकाबला करने में नाकाम रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप 5 मिलियन से अधिक अफगान लोग अपने घर छोड़कर पाकिस्तान और ईरान पहुंचे, जहां उन्हें विशाल शरणार्थी शिविरों में रखा गया।
सोवियत और अफगान सैनिकों के लिए ऐसे दुश्मन से लड़ना जो मौत को सम्मान और शहादत का तरीका मानता था, एक डरावना और कठोर अनुभव था। सोवियतों को मुजाहिदीन और अफगानिस्तान की अधिकांश आबादी द्वारा तिरस्कृत किया जाता था, क्योंकि उनका नास्तिकता और आस्था की कमी को घृणित माना जाता था। एक दुश्मन से लड़ना जिसे हराया नहीं जा सकता था, और वह भी एक दुश्मन देश में, यह युद्ध जल्दी ही रूस के लिए वियतनाम जैसा बन गया। युवा सैनिकों की अधिक मौतों के कारण इन सोवियत सैनिकों को झिंकी बॉयड्स कहा जाता था, क्योंकि उनके शवों को झिंक के ताबूतों में वतन वापस लाया जाता था। यह साफ हो गया था कि 2 लाख मुजाहिदीन के विरोध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए रेड आर्मी के सैकड़ों हजार सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। 1980 की शुरुआत तक सोवियत सैनिकों की संख्या 1,05,000 से 1,10,000 के बीच थी। साल के अंत तक सोवियत संघ को 10,000 तक हताहतों का सामना करना पड़ा था। 1982 की शरद ऋतु तक, जब दिवंगत लियोनिद ब्रेजनेव की जगह पूर्व केजीबी नेता यूरी अंद्रोपोव ने राज्य प्रमुख के रूप में ली, अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से बदल रहा था। जानबूझकर किए गए प्रवासी नरसंहार हमले वैसे ही बने रहे, ताकि नागरिक आबादी का मनोबल तोड़ा जा सके और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन सभी लोगों को खत्म किया जा सके जो मुजाहिदीन की मदद कर रहे थे। अब इस रणनीति में केजीबी शैली की विध्वंसक गतिविधियों का व्यवस्थित क्रियान्वयन भी जोड़ दिया गया था, जैसे कि आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दबावों का उपयोग, एजेंट भड़काने वाले, रिश्वत और कैद की धमकियां, ताकि प्रतिरोध, जनजातियों और जातीय कबीले के बीच वफादारी को आमंत्रित या विभाजित किया जा सके। 1921 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद रोनाल्ड रीगन ने पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के माध्यम से मुजाहिदीन को हथियारों और सहायता की आपूर्ति बढ़ा दी। यह प्रतिरोध आंदोलन, जो मॉस्को को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि मानव और प्रतिष्ठा की हानि के रूप में भी बहुत महंगा पड़ रहा था, उसे अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटेन, मिस्र, सऊदी अरब और चीन सहित अन्य देशों द्वारा सहायता दी जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के टूटने की कगार पर होने के साथ, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान में संघर्ष को शीत युद्ध का एक मूलभूत हिस्सा माना, CIA ने ऑपरेशन साइक्लोन के तहत अफगान मुजाहिदीन को हथियार और वित्तीय मदद देकर सोवियत विरोधी ताकतों की सहायता की। इसका अर्थ था कि पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत अफगान प्रतिरोधियों का केंद्र बन गया। वित्तीय सहायता के अलावा मुस्लिम देशों ने हजारों अफगान अरबों को स्वेच्छा से भेजा, जो नास्तिक कम्युनिस्टों के खिलाफ जिहाद लड़ना चाहते थे। उनमें कुख्यात ओसामा बिन लादेन भी शामिल था, जिसने बाद में अल कायदा बनने वाले एक अरब संगठन की स्थापना की। संघर्ष के अंत तक अमेरिका ने मुजाहिदीन को वित्तीय सहायता के रूप में $3 अरब खर्च किए। 1981 में एक बार फिर हेरात में भारी लड़ाई हुई और अफगान गणराज्य बलों का उत्तरी प्रांत बल्ख में किया गया अभियान असफल रहा। 1984 तक सोवियत संघ में विद्रोहियों द्वारा तोड़फोड़ की छापेमारी को प्रोत्साहित किया जा रहा था। विद्रोहियों ने 1985 के वसंत में सीमा पार हमले शुरू कर दिए। 2 साल बाद अफगान विद्रोहियों ने सोवियत सीमा के पार कई लक्ष्यों पर समन्वित घुसपैठ शुरू कर दी और उज्बेक एसएसआर में एक फैक्ट्री पर हमले के मामले में वे सोवियत क्षेत्र के अंदर 10 मील तक चले गए। सोवियत संघ ने पाकिस्तान को सीमा पार हमलों के जवाब में आक्रमण की धमकी दी। इसके बाद कोई और घटना रिपोर्ट नहीं हुई। अफगान गुरिल्ला कमांडर अहमद शाह मसूद सोवियत संघ के लिए एक कांटा साबित हुए। 1983 में उन्होंने सैन्य नेता के साथ युद्ध विराम किया, जिससे उन्हें अपनी सेना को मजबूत व पुनर्गठित करने का अवसर मिला। कमाल ने गुप्त पुलिस प्रमुख मोहम्मद नजीबुल्लाह को मसूद को ढूंढने और मारने भेजा, लेकिन यह और कई अन्य प्रयास विफल रहे। हालांकि आखिरकार 2001 में मसूद, जिन्होंने तालिबान के सत्ता में आने के समय से ही उनके खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी थी, अमेरिका में 11 सितंबर हमलों से 2 दिन पहले
उनकी हत्या कर दी गई थी। मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के महासचिव बने। जैसे उन्होंने पहले अफगानिस्तान की समस्याओं के लिए अमीन को जिम्मेदार ठहराया था, अब सोवियत लोग करमल को भी विफल मानने लगे। गोर्बाचेव ने कहा कि अब तक कोई राष्ट्रीय एकता न होने का मुख्य कारण कॉमरेड करमल हमारी सहायता से काबुल में बने रहने की आशा कर रहे हैं। उन्होंने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण सोवियत पोलित ब्यूरो को भी सूचित किया। अगर हम अफगानिस्तान से निकलने के तरीके नहीं बदलते तो हमें वहां अगले 20-30 साल तक लड़ना होगा। यह स्पष्ट नहीं कि सोवियत अधिकारियों ने कारमेल को हटाने के लिए कब दबाव बनाना शुरू किया, परंतु 1980 में आंद्रेई ग्रोमिको ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव जेवियर पेरेज डी कुयो से कमाल के इस्तीफे पर चर्चा की थी। गोर्बाचेव ने कमाल को हटाकर मोहम्मद नजीबुल्लाह उर्फ डॉक्टर नजीब को लाने का प्लान बनाया, जो एक अफगान सैन्य अधिकारी और नेता थे। 1980 में वह अफगान गुप्त पुलिस KHAD खाद के प्रमुख बने और कमाल के नेतृत्व वाले परचम गुट के सदस्य भी थे। नजीबुल्लाह अपनी निर्दयता के लिए कुख्यात थे। नवंबर 1985 में करमल को एहसास हुआ कि सोवियत संघ से उन्हें पूरा समर्थन नहीं मिल रहा था। आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मास्को भेज दिए गए, जहां 1996 में उनका निधन हो गया। उस वर्ष मई में नजीबुल्लाह को महासचिव और फिर क्रांतिकारी परिषद का अध्यक्ष चुना गया। भले ही अफगान लोग इस युवा नेता को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने देश की स्थिति सुधारने और लोगों का समर्थन पाने के लिए सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के विशेषज्ञों द्वारा तय किए गए सुधार लागू किए। नजीबुल्लाह पश्तो और दारी भाषाएं अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वह बुजुर्गों से आसानी से बात कर सकते थे। एक चालाक कदम में उन्होंने अपने भाषणों में कुरान की आयतों को शामिल किया, ताकि अपने दावों को सही ठहरा सकें और खुद वह राज्य को इस्लामी रूप दे सके। काबुल में 1980 से लागू रात का कर्फ्यू हटा लिया गया और कई विद्रोही कैदियों को रिहा किया गया। उस समय अमेरिकी और ब्रिटिश सेना मुजाहिदीन को प्रशिक्षण दे रही थी और उन्हें FIM-92 स्टिंगर मिसाइलें प्रदान कर रही थी, जो खच्चर पर ले जाई जा सकती थी और कंधे से दागी जा सकती थी। इन हथियारों से सोवियत हेलीकॉप्टर जमीनी सैनिकों को सुरक्षा देने के लिए बड़ी ऊंचाई पर उड़ते थे, जिससे मुजाहिदीन को फायदा हुआ। दुर्भाग्यवश 15 वर्षों के भीतर इन अमेरिकी प्रशिक्षित विद्रोहियों में से कई तालिबान में शामिल हो गए और फिर अपने प्रशिक्षण और कौशल का इस्तेमाल उन्हीं देशों के खिलाफ करने लगे जिन्होंने उन्हें विकसित करने में मदद की थी। 1988 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने लंबी चर्चाओं के बाद जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका और सोवियत संघ ने दो एशियाई देशों का समर्थन किया जब उन्होंने एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करने का संकल्प लिया। साथ ही वे पाकिस्तान में रहने वाले अफगान शरणार्थियों की स्वेच्छा से वापसी पर भी सहमत हुए। इन दोनों देशों ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप रोकने के लिए एक समझौता किया, जिसमें सोवियत सैनिकों की वापसी भी शामिल थी। संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक विशेष मिशन स्थापित किया था। नाजीबुल्लाह ने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की और मास्को के वापसी प्रयासों के साथ समन्वय करना शुरू किया। जिनेवा समझौतों ने सोवियत संघ की वापसी की समय सीमा तय की और अमेरिका व सोवियत संघ द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रावधान किया। गोर्बाचेव की अभिनव घरेलू और विदेश नीति ने वापसी के मार्ग को सुगम बनाया। उन्होंने ग्लासनोस्त खुलापन और पारदर्शिता और पेरेस्ट्रोइका आर्थिक पुनर्गठन के साथ सोवियत संघ को बदलकर देश की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन और ठहराव के युग का अंत करना चाहा। यह पुराने सोवियत मॉडल, जिसमें समाजबंद और शासन गुप्त था, से भिन्न दिशा में कदम था। शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए गोर्बाचेव ने 1987 में अमेरिका के साथ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि पर हस्ताक्षर की। आक्रमण के अंतिम चरण में
सोवियत सेनाएं वापस लौटने लगी और शेष टुकड़ियों को आगे की आक्रामक कार्रवाइयों से रोक दिया गया। मई 1988 से अगस्त और नवंबर 1979 से फरवरी के बीच रेड आर्मी के पहले और दूसरे हिस्से को हटाया गया। सोवियतों ने स्थानीय मुजाहिदीन कमांडरों से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष विराम पर बातचीत की थी। अधिकांश हिस्सों में वापसी शांतिपूर्वक हुई, सिवाय ऑपरेशन टाइफून के, जिसे जनवरी 1979 में अंजाम दिया गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य देश के मध्य और उत्तरी प्रांतों में विपक्षी बलों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना था। सोवियत अनुमान के मुताबिक इस हमले में मसूद के 600 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। 15 फरवरी 1979 को अंतिम सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से निकल गए। अफगानिस्तान छोड़ने वाले अंतिम सोवियत सैनिक का नाम जनरल बोरिस ग्रोमोव था। फ्रेंडशिप ब्रिज पार करके सोवियत उज्बेकिस्तान में पहुंचने पर उन्होंने कहा, बट मेरे पीछे एक भी सोवियत सैनिक या अधिकारी नहीं बचा है। हमारा 9 वर्षीय युद्ध समाप्त हुआ है। लेकिन अफगानों के लिए एक नया युद्ध शुरू होने वाला था। मोहम्मद नजीबुल्लाह और उनकी सरकार 15 अप्रैल 1992 तक सत्ता में रही। मुजाहिदीन बल काबुल में प्रवेश करने के कारण नजीबुल्लाह ने उस दिन इस्तीफा दे दिया। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा में भारत जाने की उनकी कोशिश विफल रही। फिर उन्होंने शहर के संयुक्त राष्ट्र परिसर में शरण ली। नजीबुल्लाह विरोधी विभिन्न गुटों के बीच 4 खूनी वर्षों की लड़ाई के बाद तालिबान ने काबुल पर नियंत्रण कर लिया। 1996 का सितंबर में संयुक्त राष्ट्र परिसर पर हमला हुआ। नजीबुल्लाह को प्रताड़ित कर मार डाला गया। सेवानिवृत्त अफगान सैन्य अधिकारी जनरल मोहम्मद याहिया नवराज के मुताबिक अफगान सोवियत युद्ध इतिहास का एक दुर्लभ टकराव था, जिसने आधुनिक काल के सबसे बड़े साम्राज्य के पतन की शुरुआत की। इस संघर्ष से दोनों पक्षों ने सबक सीखे। ये सबक कुछ भी दिखाएं, मगर इनमें सबसे बुनियादी बात यह है कि कोई भी सेना, चाहे वह कितनी भी आधुनिक, अच्छी तरह से प्रशिक्षित, संसाधनों से भरपूर, संख्या में अधिक और निर्दयी क्यों न हो, अगर वह मानसिक रूप से तैयार और लड़ाई के लिए प्रेरित नहीं है, तो वह युद्ध के मैदान में सफल नहीं हो सकती। वह सेना, चाहे उसके पास संसाधनों और संख्या की कितनी भी कमी क्यों न हो, अगर वह मजबूत विश्वास, अडिग संकल्प, व्यक्तिगतता और असीम धैर्य जैसे नैतिक गुणों पर निर्भर कर सकती है, तो वह हमेशा विजेता रहेगी। ये गुण हमेशा पश्चिमी लोकतंत्रों की सेनाओं में नहीं पाए जाते। 1979 में अमेरिकी पत्रकार पैट्रिक ब्रोगन ने अफगान मुजाहिदीन के हाथों सोवियत की हार को संक्षेप में इस तरह बयान किया, सरलतम व्याख्या ही सर्वोत्तम होती है। वे अफगानिस्तान में वैसे ही फंस गए जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम में फंस गया था, बिना परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचे, और उन्होंने जिस दुश्मनी को जन्म दिया उसका बहुत कम आकलन किया।